हेलो फ्रेंड्स, पीत एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी से निकलने वाले एक बहुत ही अहम पद की, जिसकी प्रतिष्ठा के बारे में आप सभी बखूबी परिचित होंगे। हम बात कर रहे हैं आरओ की। आप देख पा रहे हैं, अगर इस एग्जाम की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो पावर, प्रतिष्ठा, सुविधा, आप जो भी कहें, वो सब पीसीएस लेवल की ही है। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि जो कैंडिडेट यूपीपीएससी या अन्य सिविल सेवाओं में जाने का मौका ढूंढते हैं और किसी कारणवश उनका जो सपना है ऑफिसर बनने का नहीं हो पा रहा है, तो वो इसमें बैकअप स्टैंड या इसको अल्टरनेट के तौर पर चुन लेते हैं। और सुविधाओं की अगर बात करी जाए और स्पेशली आरओ की बात करें तो इसमें आपका वही हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी रहेगी। संडे तो सबको छुट्टी मिलता ही है, लेकिन यहाँ सैटरडे भी छुट्टी रहता है। और सैलरी की अगर बात करी जाए तो 4800 ग्रेड पे है। लगभग आपका शुरुआती वही 55-56 बनेगा या 55-58 जो भी बनता हो, एक अनुमान है। तो हम आज इस सेशन में बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन की, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आ सकती हैं, एग्जाम डेट कब तक संभावित हो सकती है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारे पास तो ओ लेवल ही नहीं है, हम फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो ओ लेवल के ऑप्शंस पर बात करेंगे, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जिस पर डाउट रहता है कि हमारे पास हिंदी उर्दू है या फिर हमारे पास एक कॉमर्स है, हम कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो इन सब चीजों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। निगेटिव मार्किंग, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सब पे डिटेल बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए ये बात हम आज ही क्यों कर रहे हैं, इस बात का रीजन ये है कि जो आपका आरओ का कल रिजल्ट आया हुआ है और इस रिजल्ट के बारे में पहले से खबरें थी कि नवंबर की लास्ट वीक तक आ जाएगा या दिसंबर फर्स्ट में आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत अगला नोटिफिकेशन फिर तैयार है। ऐसी अखबारों में भी खबरें मिली हुई थी। तो आप सभी ने देखा कि रिजल्ट ही लगभग 2-2.5 महीने लेट था। तो अगर रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक अनुमान के अनुसार बात करी जाए तो मेरा अपना मानना ये है कि मार्च और अप्रैल, इनके बीच में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जिस तरह की लेट लतीफी रिजल्ट में चली, अगर उतना ही बैलेंस बना के आगे को बढ़ के बात करते हैं तो। और जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, अगर प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो 354 पोस्ट पर एग्जाम हुआ था, जिसमें 350 कैंडिडेट सिलेक्ट करे गए हैं। अगर पिछले कुछ खबरों की बात करें तो ऐसा कहा गया था 350 से ऊपर पद निकलेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर में ऑफिशियली एक न्यूज आई जिसमें बताया गया कि 400 के तकरीबन पद हो सकते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि पोस्ट जो होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट, वो 400 प्लस ही होंगे। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो पिछले पैटर्न पर अगर देखा जाए तो जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके बाद 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। और अगर किसी प्रकार की लेट लतीफी होती है तो एग्जाम आपका हद से हद 4 से 5 महीने के बीच में जाएगा, इससे अधिक लेट नहीं होता है। तो अगर आज से, अभी से अगर जोड़ा जाए, हम ऐसा मान लें कि जनवरी समाप्ति की ओर है और अगर फरवरी से देखा जाए तो आपकी एग्जाम डेट की जो संभावना है वो आपकी जून से जुलाई के मध्य रह सकती है। बाकी तो आयोग ही जाने वो लोग कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो इसमें अगर हम सबसे पहले एज पर बात करें तो जो एज लिमिटेशंस हैं वो आपकी 21 आपकी मिनिमम और 21 से 40 तक आपका रहता है। लेकिन इसमें जो आपके एससी, एसटी, आपका ओबीसी, प्लस आपके जो एक्स आर्मी पर्सन हैं, प्लस आपके जो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ऑफिसर्स हैं वो लोग, प्लस आपके जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, प्रमाणित खिलाड़ी कह सकते हैं, इन सभी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन रहता है एज में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एज जो है आपकी मैक्सिमम यहाँ 45 वर्ष हो जाती है। और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो इनको 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलता है। अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आने वाले नोटिफिकेशन में बहुत अधिक हेरफेर होगा या एज क्राइटेरिया में बहुत अधिक चेंजेस की संभावना है। अगर ओ लेवल के ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपका आरओ है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट का कोई बाध्यता नहीं है। देखिए दोनों पद साथ में आते हैं, एक आपका आरओ हुआ, एक आपका एआरओ हुआ। तो जो ओ लेवल या अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है वो एआरओ में मांगा जाता है। आरओ में कोई कंप्यूटर कोर्स की आवश्यकता नहीं होती और दोनों में ही चयन जो होता है वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग होता है। आप हाई कट ऑफ लाइए, आरओ में चयनित हो जाइए,
ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका रोना क्यों रोना भाई। हाई कट ऑफ लाइए, मेहनत कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए और जब फाइनल मेरिट बने तो आप एकदम क्रीमी लेयर में जाइए, आरओ में सिलेक्शन लीजिए। अब रही बात ये कि जिनके पास अदर कंप्यूटर कोर्सेज हैं लेकिन ओ लेवल नहीं है, तो उनके लिए अभी हाल ही में एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये कार्मिक अनुभाग से निकला हुआ था, जो कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में था। इसमें कहा गया है कि ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें से पहला प्रावधान आपका कुछ यूं था कि केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी या फिर एआईसीटीई या फिर नीलिट डोएक, जिसका पहला नाम था डोएक, से मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। पहला तो वही है जो पहले से था। सेकंड ये है कि वही सारे संस्थान उन्हीं के द्वारा 10th+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित में से कोई भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब निम्नलिखित में उन्होंने एक बड़ी लिस्ट दी हुई है, जिस लिस्ट को आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको जूम करती हूँ। मैं इसको डिटेल रीड तो नहीं करूंगी। ये एडीसीएच, एडीसीपी, डीसीए या आपके पास इनमें से जो भी कोर्स हो, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपके पास इनमें से कौन सा कोर्स है। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। साथ ही इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ कोर्सेज के बारे में और बताया था, जैसे कि मान्यता प्राप्त वही सारे संस्थान उनसे कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या डीसीए उत्तीर्ण हो, या फिर ये आपका यूपीडीईएससीओ से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के लेवल पर कम से कम 1 साल का आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका 3 साल में से किसी 1 साल में रहा हो आपके पास, वो भी वैलिड होंगे। प्लस ग्रेजुएशन में आपने या तो पूरी तरह से ग्रेजुएशन उसी से किया हो, जैसे बीएससी आपने आईटी में किया हो, एमसीए किया हो या बीटेक किया हो, या फिर ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कोई कंप्यूटर कोर्स करे हो, या फिर आपने बीसीए किया हो, या फिर एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी में किया हो। बीएससी में आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन तीनों वर्ष रहा हो, या फिर कम से कम 1 वर्ष रहा हो, तो ये सारे लोग वैलिड हैं। आगे आप देख सकते हैं, देखिए इन्होंने आईटीआई को भी वरीयता दी हुई है। आईटीआई के 52 सप्ताह का कोर्स, जिसको कोपा कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स उत्तीर्ण किया हो, या फिर आपने कोई भी ये 3 वर्षीय डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण किया हो। और इन सारे कोर्सेज को उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये ओ लेवल या उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु प्रस्तावित है। ठीक है, तो इनका प्रस्ताव रखा गया है। बाकी मुझे लगता है ये प्रस्ताव मान्य ही होगा नए नोटिफिकेशन के साथ। तो आप देख लें इनमें से कौन सा कोर्स आपके पास है, आप उसी कोर्स के तहत अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एज और ओ लेवल हमने देख लिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर देखा जाए तो सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए, और ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और एनी स्ट्रीम, यानी आपके पास जो स्नातक हो वो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में हो। यानी कि आप इस बात के लिए परेशान नहीं हो सकते हैं कि आपके पास हिंदी है, या फिर आपके पास उर्दू है, या फिर आपके पास कॉमर्स है। देखिए इनके लिए अलग अलग पद निकलते हैं, जैसे कि हिंदी उर्दू वालों के लिए अलग पद आते हैं, और इनके लिए वही है कि आपने इस सब्जेक्ट में स्नातक किया हो। जैसे कि उर्दू के लिए कुछ सब्जेक्ट वो दे देते हैं लिख के कि उर्दू में आपका बैचलर डिग्री हो, विद अरेबिक लिटरेचर हो, या फिर पर्शियन लिटरेचर हो, या फिर उर्दू में ही लिटरेचर हो, इनमें से किसी एक के साथ होना चाहिए आपका। या फिर स्पेशली एक एग्जाम होता है आपका, मैं उसको यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। उर्दू के लिए होता है अदीब ए कामिल एग्जामिनेशन ऑफ जामिया उर्दू, और इसको करवाती है अलीगढ़, आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास उर्दू में आप बैचलर नहीं हैं, या इनमें से कोई अन्य सब्जेक्ट आपके पास उर्दू वाला नहीं है, अरेबिक लिटरेचर या फिर उर्दू लिटरेचर, तो इस सब के ऑप्शन में आपके पास अगर आपने अदीब ए कामिल एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हिंदी की अगर बात करें तो वही हिंदी में आपका हिंदी के साथ साथ आपके पास संस्कृत भी होना चाहिए,
और दोनों में लिटरेचर होना चाहिए। अगर कॉमर्स की बात करें तो आपके पास कॉमर्स विद अकाउंटेंसी होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए स्पेशल पोस्ट आती हैं एआरओ में, और वो भी अकाउंटेंट में। इनको जो आपका डिपार्टमेंट मिलता है वो आपका चीफ इलेक्शन ऑफिसर का उत्तर प्रदेश में, या फिर आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, इस तरह से डिपार्टमेंट मिलते हैं। और इनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, और इस टेस्ट में आपके पास 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में। और फॉन्ट आपका वही कुर्तीदेव जो होता है, हिंदी का कुर्तीदेव 10, और इंग्लिश में भी अगर आपको आती हो तो इसका आपको एडवांटेज मिल सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो एआरओ है उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपके पास ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष जो भी है, उसके इक्विवेलेंट जो भी है, और प्लस आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। ये एआरओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और आरओ के लिए सिंपली आप ग्रेजुएट हो और आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, कि हाई कट ऑफ रहेगी तो आरओ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, कट ऑफ की, नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग जो आपका रहता है वो 1/3 रहता है, यानी कि 3 क्वेश्चंस जब आपके गलत हो जाएंगे तब आपका एक सही वाले का अंक काट लिया जाएगा। 3 तो वो गलत कटी है, प्लस एक सही भी कट जाएगा। अगर कट ऑफ की बात करें तो जो आपकी प्री की कट ऑफ है, हम प्री की कट ऑफ के आधार पर बात कर रहे हैं, ये आपकी 125 से आप 128 तक जा सकते हैं। अगर यहाँ 125 से कुछ कम रहा तो 120 से तो कम हर हाल में नहीं जाना। और अगर यहाँ 128 से ऊपर कुछ रहा तो 130 बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं जाएगा। 128 से ऊपर शायद नहीं रहेगा, मेरा अपना मानना है। बाकी एक आध अंक भाई क्या ही कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका 3 फेजेस में एग्जाम होता है। आपका प्री रहेगा, मेंस रहेगा, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है, ठीक है। अब मेंस को अगर यहाँ शॉर्ट में अगर देख लें तो ये 400 अंकों का होता है, जिसमें आपका जीएस रहता है, हिंदी रहता है, और हिंदी में आपका ग्रामर, आपका लेटर राइटिंग रहेगा, और आपको 3 ऐसे लिखने रहते हैं। अब अगर हम प्री पर चर्चा करें तो प्री एग्जाम जो आपका होता है वो आपका 200 अंकों का होता है टोटल, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है जीएस का और दूसरा पेपर आपका होता है हिंदी का। जीएस वाला जो पेपर होता है वो आपका 140 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 140 ही मार्क्स होते हैं। और जो हिंदी का पेपर होता है वो आपका 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 ही मार्क्स होते हैं। फर्स्ट पेपर जो आपका रहता है वो 2 घंटे का होता है और आपका फर्स्ट शिफ्ट में रहता है, ठीक है। और जो आपका सेकंड पेपर रहता है वो आपका 1 घंटे का रहता है और सेकंड शिफ्ट में होता है, ठीक है। ये वैसे तो 1 घंटे का पेपर होता है, लेकिन इतना आसान होता है, इसको कैंडिडेट 30 मिनट में ही फिनिश कर लेता है आमतौर पे। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें तो ये आपका हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ है। अब जैसा कि अभी अभी बताया था कि 60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और 60 क्वेश्चन का मतलब ये है कि मोटा मोटा जो आपके 6 टॉपिक रहते हैं, हर एक टॉपिक से 10 नंबर का आना फिक्स है, जिसमें कि आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वर्तनी, वाक्य शुद्धि एक ही में, विशेषण, विशेष्य, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी बहुत बड़ा वाक्य लिखा होगा उसके लिए एक शब्द चुनना होगा। यानी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो भी चीजें हैं ये सब 60 अंकों में है। और विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ रटने के बेस पर ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको रटा ही जा सकता है, इनका और कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है भाई। वर्तनी, वाक्य शुद्धि और विशेषण, विशेष्य, इन दोनों चीजों को आपको कायदे से समझना पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीजों को आप रट सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हिंदी जो है आप साफ साफ देख पा रहे होंगे सिलेक्शन प्रोसेस में एक निर्णायक भूमिका अदा करती है। यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छा किया तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपके मैं तो लिखूंगी 55 से 58 क्वेश्चंस आप सही करके आए इसमें, और करके आते हैं कैंडिडेट, क्योंकि यही जो पोर्शन है वो आपके जीएस में जो आपकी कमी होगी उसकी भरपाई करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएस के सिलेबस की। जीएस के सिलेबस को देखें तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत और विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, और देखिए भारत के इतिहास को जो हमने लिखा हुआ है 2 अलग अलग सेक्शंस में लिखा हुआ है।
आमतौर पे बस ये रहता है कि ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी और इकोनॉमी आएगा। लेकिन हिस्ट्री जो है इसको अलग-अलग हमने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो पोर्शन है, इस वाले सेगमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के स्तर पर बात करें तो आप सामान्य विज्ञान में 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत और विश्व के भूगोल की बात करें तो इसमें आपको मैं तो कहूँगी 25 से 27 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और अगर भारतीय इतिहास की बात करें और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो इन दोनों का जो मिला-जुला पोर्शन रहेगा भारतीय इतिहास से 8 से 10 क्वेश्चन जिसमें आपका मिडाइवल एंशिएंट रहेगा मिक्स, और आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें आपको पास 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम मोटा-मोटा कहें तो यहाँ भी आपको 25 से 27 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं आमतौर पर। यूपी स्पेशल में 7 से 8 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर एक बहुत निर्णायक भूमिका में रहती है, इसमें 28 प्लस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं करंट अफेयर में। और सामान्य बौद्धिक क्षमता या रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग और मैथ्स का एक मिला जुला सा पोर्शन आता है, उसको आप प्रॉपर रीजनिंग में भी नहीं रख सकते हैं और मैथ्स में भी प्रॉपर नहीं रख सकते हैं। इसमें रीजनिंग बेस्ड पोर्शन ज्यादा होता है, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हुआ या फिर तर्क शक्ति वाले क्वेश्चंस हुए। आंकिक प्रश्न थोड़े से कम रहते हैं। जो टोटली वेटेज आपका रखता है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का रखता है। तो स्ट्रेटेजिक तौर पे अगर मोटा मोटा देखा जाए तो सामान्य विज्ञान, भारत और विश्व का भूगोल और आपके जो इतिहास का जो भी पूरा सेक्शन है वो, और आपका करंट अफेयर और आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग या जो गणितीय पोर्शन है वो किसी का गलत होना नहीं चाहिए। अगर हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आपका कुछ 100 क्वेश्चन से ऊपर बन जाता है, क्योंकि देखिए हम अगर मिनिमम को देख के चलें 25 ये 50 और आपका हम इसको मोटा मोटा 30 मान लें, 50 और 30 आपका 80 हो गया। 80 और आपका इसको हम 15 क्वेश्चन मान लें और आपके 15 क्वेश्चन हम साइंस के मान के चलते हैं, तो इस तरह से ये टोटल जो वेटेज आपका जाके बैठता है 110 क्वेश्चन का। अब क्वेश्चंस का हेर फेर भी हो सकता है, मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन कहीं कम और 4-5 क्वेश्चन कहीं अधिक, तो ये जो 5 सेक्शन हैं इनको अगर हम अपने हिसाब में यूं लिखें कि ये जो 110 क्वेश्चंस हैं इनमें से 105 क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं, क्योंकि अगर 2-4 से क्वेश्चन इधर उधर होंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो 5 सेक्शन है वो आपका 100 प्लस का योगदान रखते हैं। तो अधिक ध्यान किस पे देना है आपको? साइंस पे और ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, प्लस आपको करंट अफेयर डेली इस तरह से पढ़ना चाहिए जैसे ना कोई डॉक्टर डेली के स्तर पर टैबलेट्स देता है। किसी परेशानी में आप डेली के स्तर पर एक रूटीन से दवाई खाते हैं, करंट अफेयर को आप ऐसे मैं कहूंगी खाते रहिए डेली के स्तर पर। सामान्य बौद्धिक क्षमता को आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इसको 15 दिन में एक टेस्ट इसका कर सकते हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज लेके, या फिर कहीं भी आपको यूट्यूब में बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी। बाकी अगर इन सब की स्टडी के बुक लिस्ट पर बात करें तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान की बुक्स पर बात करते हैं। देखिए एक बड़ा सेगमेंट है, इसमें 15 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं, देखने को आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। प्लस देखिए मैं सबसे बड़ी चीज तो ये है, सबसे पहले डिस्क्लेमर लगाना चाहूंगी, मैं किसी भी बुक की स्पॉन्सर नहीं हूँ, ना मैं किसी बुक को प्रायोजित कर रही हूँ। आपकी हार्दिक इच्छा हो आप देखिए, आपको लगे कि हाँ ये बुक्स ठीक है या पढ़नी चाहिए, अदरवाइज आपके पास होंगी वही बुक्स जो सबके पास रहती हैं। देखिए सामान्य विज्ञान में आप PYQ सॉल्व कीजिए जो बहुत अधिक कारगर होंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं इस लेवल, तो आपका साइंस में बेसिक थोड़ा ठीक ठाक होगा। अगर आपका बेसिक सही है तो आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जा सकते हैं, जिनको आप किसी भी घटना चक्र से या कोई भी आप सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको इंटरनेट पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री में भी देखने को मिल जाते हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं परीक्षा वाणी की साइंस की बुक रिकमेंड करूंगी इसके लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के बाद उससे रिलेट जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो दिए रहते हैं, आप देख सकते हैं, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं।
मतलब मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जितना हो सकता है, यानी काउंट ऑफ क्वेश्चंस बहुत अधिक है इस बुक में। इसकी सबसे अच्छी बात ये है। और एक चीज ये भी है कि जिसने साइंस बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, बेसिक्स जिसके अच्छे नहीं है, वो इसको पूरी तरह से पढ़ सकता है। बाकी जिसका बेसिक क्लियर है वो इसको पूरा ना पढ़े, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। इसमें होता क्या है, बुक में साइड में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, कुछ फैक्ट्स दिए रहते हैं एक हाईलाइट सेक्शन में, आप सिर्फ उनको पढ़ सकते हैं। बाकी बुक की फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जब आप सेकंड रीडिंग करिएगा तो आप खुद ब खुद बहुत जल्दी इसको फिनिश कर सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट की बुक को आप एक प्रॉपर डेडलाइन बना के तब इसको पढ़ाई शुरू कीजिए। इससे होगा क्या, जब आप पतली पतली बुक्स पढ़ेंगे, जब आप मोटी बुक्स को प्रीफर नहीं करेंगे, तो आपका उत्साह भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और विश्व के भूगोल की। तो भारत और विश्व के भूगोल में सबसे पहले तो आप मैपिंग के लिए एनसीईआरटी को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो एटलस जो है वो एकदम बेस्ट है भारत और विश्व के भूगोल के लिए। और आरओ में अगर देखा जाए तो मैपिंग से बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं। लिस्ट मैच करने के लिए आ जाती है, मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो आप पीवाईक्यूज कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, फंडामेंटली आपकी क्लियर नहीं है ज्योग्राफी, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये मुझे अपने आप में ठीक लगती है, बाकी आपको जो बुक ठीक लगे आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मोटी नहीं है ये। और इसमें भी क्या रहता है, हर एक चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और क्वेश्चंस वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, चाहे आयोग की बात करें, चाहे यूपीपीएससी, चाहे लोअर पीसीएस, या किसी में भी आए रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का इतिहास। तो देखिए, भारत के इतिहास में एंशिएंट और मिडाइवल की अगर बात करें तो हमें सबसे अच्छी बुक्स ये लगती हैं आपकी मध्यकालीन भारत की, आपकी ये घटनासार की बुक रहती है, जो संजय सिंह द्वारा लिखी जाती है, एसएस पब्लिकेशन के द्वारा। और ये बुक ना अपने आप में सफिशिएंट है, इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना। देखिए, बहुत ज्यादा मोटी बुक आपको नहीं पढ़नी, एकदम पतली सी बुक होती है, और सिर्फ इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें दी गई होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ वही फैक्ट दिए रहते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन जो है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए रहते हैं हर एक चैप्टर के बाद, आप इसको देख पा रहे होंगे। प्लस हाईलाइटेड सेक्शन भी दिया रहता है, जो एकदम से कह सकते हैं टॉपिक में से भी जो एकदम से हॉट टॉपिक रहता है। तो ये बुक मुझे अपनी तरफ से बहुत अच्छी लगती है। बाकी आप देख सकते हैं, आपके पास जो और बुक हो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, कतई जरूरी नहीं कि आप इनको परचेज ही करें, बट ये सफिशिएंट है। इसको पढ़ के आपका, मुझे लगता नहीं है कि हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। इसी तरह से ये एंशिएंट वाली है। और इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि लास्ट में आपको एक हर चीज का एक शॉर्ट नोट दिया रहता है। किसी भी कोई ऐतिहासिक स्थल से रिलेट बात हो, या फिर कोई अभिलेख हो, या फिर कोई और आर्ट एंड कल्चर का कोई सेक्शन हो, तो उसमें लिस्ट बना के देखिए, लेखक, उनकी किताबें। तो एआरओ के एग्जाम में मैचिंग के लिए बहुत आती है। कोई प्राचीन शासक है, उनके उपनाम क्या थे, या महापुरुषों के उपनाम क्या थे, या कौन सी किताब या कौन सा ग्रंथ किसने लिखा हुआ था, तो आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा अपना पढ़ा हुआ लिखा हुआ है। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, तो देखिए, आयोग का जो कैंडिडेट होता है उस पर आमतौर पर एडवांस बुक्स होती हैं। और हम करते क्या है कि जैसे ही आयोग के एग्जाम की बात आई तो हम बस वही एडवांस बुक उठा के लग जाते हैं एकदम पढ़ने की तरह। अब जरा सोचिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो उसके लिए स्पेक्ट्रम को प्रीफर किया जाता है आमतौर पर, लेकिन इतनी मोटी स्पेक्ट्रम आरओ के लिए तो मैं तो कतई इसको सजेस्ट नहीं करूंगी। बाकी आपको कहीं भी या किसी भी अदर चैनल पे बहुत आइडियल एडवाइसेस मिलती हैं, बहुत स्टैंडर्ड लेवल की एडवाइसेस, जो कि वाकई में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकना बहुत संभव नहीं हो सकता। अभी मैं कहूँ कि स्पेक्ट्रम पढ़िए तो जरा सोचिए, 7-8 महीने में तो ये किताब फिनिश नहीं होने वाली, कुछ 700-800 पेजेस की किताब है, और जो फर्स्ट टाइम रीड करेगा उसके तो एकदम से समझ में ये आने वाली है नहीं। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जो स्पेक्ट्रम में आपका हर चैप्टर के बाद उसकी एक समरी दी होती है, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो ही इसे उठाइए।
अन्यथा इसको परचेज करने के लिए मैं कतई नहीं कहूंगी, बिल्कुल नहीं इसको परचेज कीजिए। हाँ, अगर आपके पास है तो इसमें हर चैप्टर के बाद इस तरह से समरी दी होती है, आप उसको जाके रीड कर सकते हैं। सिर्फ आप उस चैप्टर में टाइम मत खपाइए, आप बस इसको समरी को रीड कीजिए। और इसके बाद स्पेक्ट्रम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट में कुछ ऐसी चीजें दी हैं इसमें, जैसे ब्रिटिश शासनकाल में अर्थव्यवस्था संबंधी जो आयोग थे, समितियां थी, ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो अगर आपके पास है तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बल्कि याद कर सकते हैं, और इनमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे आधुनिक काल में जो समाचार पत्र थे, जो जर्नल्स थे, जो किसने कौन सी पत्रिका का संपादन, ये बहुत आता है आरओ एग्जाम में। और मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए आता है, मैच करना होता है या सही सुमेलित होता है, उनमें से एक गलत निकालना होता है। ब्रिटिश काल में कौन कौन से गवर्नर किस किस टाइम पीरियड में आए वो दिया हुआ है, और ब्रिटिश शासन के जो कानून उस टाइम में लाए गए थे, कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सा कानून लाया हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कृषक आंदोलन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो स्पेक्ट्रम में यही 3-4 चीजें खास बात है इसकी, जातीय आंदोलन जो हुए थे, तो इसलिए मुझे ये ठीक लगती है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसको पूरा पढ़िए, बिल्कुल भी सोचिएगा भी मत, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा, बस और कुछ नहीं। जैसे इसमें कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं और ये लास्ट में एक समरी के तौर पर दिए हुए हैं, इकट्ठा एक साथ आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप बस कहीं से भी देख के इसको नोट कर सकते हैं। बाकी स्पेक्ट्रम के स्थान पर मैं चाहूंगी, अगर 2 में से आपके पास कोई भी एक बुक है, जैसे कि आपका परीक्षावाड़ी आधुनिक भारत का इतिहास, या फिर वही आपकी घटना सार की आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि संजय सिंह द्वारा रिटन की गई है। अब देखिए, इन दोनों बुक्स में क्या है, जैसे स्पेक्ट्रम है, एक बहुत विस्तार से चीज दी गई है, जैसे कोई चीज को पूरी तरह से जूम किया गया हो, ठीक है। और ये जो परीक्षावाड़ी है, ये उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, बस ये चीज है। और ये एकदम से सिंक्रोनाइज करके चीजों को पढ़ना है, टू द पॉइंट, बस फैक्ट ओनली, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी वो इसकी दूंगी कि आप पहले इस बुक को पढ़िए और इसी को ही पढ़िए, अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है तो। बाकी अगर आपको कुछ चीजें इसमें जैसे नहीं मिल पा रही हैं, इसमें आपको ये देखना रहेगा कौन सा गवर्नर किस टाइम पे आया था, उसको आपको खुद नोट करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम में वो चीज पीछे लिखी हुई है, बस इतना ही अंतर है। बाकी कुछ कुछ चीजें इस बुक में बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आपके सभी कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह, सब चीजें एक साथ लिखी हुई हैं। और हर चैप्टर के बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नंबर की अधिकता चाहिए, आपको ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन चाहिए, या नंबर ऑफ काउंट जो क्वेश्चंस हैं वो अधिक आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप परीक्षावाड़ी की बुक ले सकते हैं। इसमें एक एक चैप्टर में 700 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने इसको खुद रीड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके एक ही चैप्टर में देखिए 713 ये क्वेश्चन हैं, 715 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको किसी किताब से नहीं पढ़ना है, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप घटना चक्र की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसकी समरी लिखी रहती है, आप बस उसको पढ़ लीजिए। और या फिर एक पूर्वावलोकन आती है अर्थव्यवस्था की, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सिर्फ आयोग के एग्जाम्स में आए हैं, जो सिर्फ सिविल सेवा के एग्जाम में आए हैं, वो दिए रहते हैं। और बाकी इकोनॉमी जो है आपकी, वो अधिक से अधिक करंट अफेयर में कवर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स जो आजकल आ रही है पेपर में, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो करंट अफेयर का ही सेक्शन ज्यादातर आ रहा है। जैसे कि आपका भारत का जो एक आर्थिक समीक्षा करके बुक निकलता है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत पतला सा बुक होता है, एक बुकलेट करंट अफेयर का होता है, उसको आप जरूर पढ़िए। 4 से 6 क्वेश्चन उसमें से हर हाल में आ जाते हैं। दूसरा, अगर हम करंट अफेयर पर ही चले जाएं आगे, तो करंट अफेयर का पोर्शन तो आपको पढ़ना ही है। जैसे कि हमने पहले बताया कि डेली के स्तर पर आपको लेना है, जैसे डॉक्टर कोई दवाई देते हैं। प्लस करंट अफेयर में कुछ एडिशनल चीजें आपको ये करनी है कि आपके पास लेटेस्ट सेंसस जो हो उस टाइम का, एग्जाम से पहले का जो भी लेटेस्ट सेंसस है, आप उसको पढ़ के जाइएगा। उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। और आपकी भारत की जो वन रिपोर्ट आती है,
उसको जरूर पढ़िएगा। वन रिपोर्ट में से क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में रखे देख सकते हैं आप। अब बात आती है यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल में भी आप परीक्षावाड़ी देख सकते हैं अगर आपके पास है। नहीं है तो आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगाइए, उससे आपका यूपी स्पेशल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था की। तो देखिए, नो डाउट कि राज व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, लेकिन क्या एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा? सीरियसली, ये इतनी मोटी किताब है, आप देख सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर चीज को इसमें बहुत बेहतर बताया गया है इस बुक में। लेकिन ये बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, और क्योंकि आप ARO की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को पढ़ने का कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए फिर पढ़ेंगे क्या? तो हम प्रीफर करेंगे कि आप पॉलिटी के लिए भी आप परीक्षावाड़ी लीजिएगा। अगर आपके पास है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप बस घटना चक्र की पूर्वावलोकन लेके एक बार सॉल्व कर जाइएगा, बस राज्य व्यवस्था उससे हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये भी है, करंट अफेयर में ही या फिर यूं कहा जाए अर्थव्यवस्था में ही भारतीय कृषि और वाणिज्य के सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जो लेटेस्ट सुधार हो रहे हैं, जो लेटेस्ट योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, या फिर वाणिज्य व्यापार में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और करंट अफेयर में आपका साइंस वाले पोर्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लस इन्वायरमेंट जो है एक बहुत जरूरी सेक्शन बन गया है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको रखे मिल जाते हैं, चाहे इसको आप ज्योग्राफी के सेक्शन में मिक्स मान लीजिए या फिर इसको आप अलग से स्टडी करिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को आप जरूर पढ़िए और इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगाइए, अन्यथा अगर आपके पास परीक्षावाड़ी है तो उसमें से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, दिए हुए हैं लास्ट में क्वेश्चंस, ठीक है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है सामान्य बौद्धिक क्षमता की, तो इसको आप अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप उठा लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली या 15 डेज में एक बार एक सेट लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ सेक्शन रहता नहीं है रीजनिंग और मैथ्स का। अब बात आती है हिंदी की, तो देखिए हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट बुक है आयोग के किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन होता क्या है, हमें क्वेश्चंस ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होती है। तो आदित्य पब्लिकेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, नए जो एडिशन आ रहे हैं उनमें क्वेश्चंस हैं, बट उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके हरदेव बारी की जो ये बुक है आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें रटने वाली चीजें ज्यादा चाहिए हैं, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें ये बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे पर्यायवाची की बात हो, चाहे विलोम शब्द की, आप इनको इससे रट सकते हैं। हाँ, मैं रटना ही कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे विलोम शब्द हैं जिन्हें आप सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें सेंस नहीं चलता, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि आप एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इतने सेंसिबल विलोम शब्द या पर्यायवाची तो नहीं रखे जाएंगे, थोड़ा तो अटकाया जाएगा, क्योंकि हिंदी है जो सिलेक्शन में निर्णायक भूमिका निभा रही है। अच्छा, इस सब में मेरा योगदान क्या होगा? तो देखिए, किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें 60 से 70% योगदान जो होता है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का होता है। आपका चाहे टीचर कह लो चाहे मेंटर कह लो, उसका योगदान 30 से 35% ही होता है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारी भूमिका क्या रहेगी? तो हम अभी हाल फिलहाल में पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे, और हिंदी में जो आपका रटने वाला पोर्शन होगा उसके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, जिनमें प्रतिदिन के स्तर पर एक टेस्ट सीरीज आएगी और आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। विलोम शब्द से शुरुआत करेंगे और धीमे धीमे जो समझाने वाले पोर्शन हैं उनको समझाते हुए टेस्ट सीरीज के माध्यम से धीमे धीमे करके खत्म कर लेंगे। तो ये तो हुई हिंदी की बात। अभी हम जीएस पे कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते हैं, जीएस पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर करंट अफेयर की बात करें तो डेली के स्तर पर हम करंट अफेयर की भी सीरीज शुरू करेंगे, जिसको आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, हम कोई अभी एक फिक्स टाइम नहीं बता सकते इसके लिए, लेकिन टेस्ट सीरीज प्रतिदिन में एक जरूर आएगी, और संभावना ये है कि प्रत्येक दिन शाम को ही आएगी, और आपकी 7 से 10 बजे के बीच में, हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
RO की एक बेहतर तैयारी के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ। और देखिए रही बात टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आप अपना खुद बनाइएगा। हम या कोई अन्य आपको सिर्फ एक अप्रोच ही दे सकता है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी ही रख सकते हैं हम लोग। एक अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक आइडियल अप्रोच ही आपके सामने पेश करी जा सकती है। बाकी किसी और का टाइम टेबल न तो आप कभी सोचिएगा कि आप उसको कॉपी करेंगे, क्योंकि दूसरे की जिंदगी का टाइम टेबल आपकी लाइफ में फिट नहीं बैठ सकता कभी, या किसी की भी लाइफ में एक दूसरे का टाइम टेबल फिट नहीं बैठता, क्योंकि लाइफ भी अलग होती है सबकी और सबकी लाइफ का टाइम भी अलग तरह से चलता है। तो ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।